तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी सरदार को। इस मूवी का कंसेप्ट और स्टोरी लाइन आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को वक्त दिखाया जाता है 1998 का। जगह इंडिया बांग्लादेश समुद्र में बॉर्डर पर, जहां पर सरदार नाम का एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को गोली मारकर खत्म कर देता है। तभी कुछ बोट्स में यहां पर बांग्लादेश की पुलिस आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है, जहां पर हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर विजय को देख पाते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। विजय पब्लिसिटी का बहुत भूखा होता है। जहां पर भी धरने चोरी वगैरह होता तो ये वहां जानबूझकर मीडिया को लेकर जाता। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर मैटर को और बड़ा करके मीडिया वालों को दिखाता और फिर विजय ही उस मैटर का समाधान करता। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया और चाइना के बीच एक केस चल रहा होता है। दरअसल चाइना इंडिया का पानी अपने कंट्रोल में लेता है और इंडिया वालों को यह बोलता है कि उन लोगों को बारिश का पानी सेव करना नहीं आता। इसी वजह से हम लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया वालों को बारिश का पानी ही कंट्रोल करना नहीं आता। अब इसी कोर्ट में महाराज राठौड़ नाम का एक शख्स होता है। जज साहब को बताता है कि जज साहब, यह तो पुरानी बात है, लेकिन मेरी कंपनी इंडिया में एक नई प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है वन इंडिया वन पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि सारे डैम्स का पानी एक ही पाइपलाइन से कनेक्ट होगी और वो पाइप हर एक गांव, हर एक शहर से कनेक्ट होगा। इन पाइपों के जरिए हर एक गांव, शहर को आसानी से पानी मिल सकता है। हमारी कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर चुकी है और एक पाइपलाइन बना भी चुकी है। कुछ दिनों के बाद हम लोग उस पाइपलाइन से छोटे छोटे गांव में पानी भेजने वाले हैं। अब कोर्ट में सारी दलीलें सुनने के बाद इंडिया इस केस को जीत जाती है, मगर महाराज का कुछ अलग ही प्लान होता है। लोगों के नजरों में महाराज का प्रोजेक्ट इंडिया के लोगों के लिए भलाई का काम है, मगर महाराज अपने इस प्रोजेक्ट से पूरे इंडिया के पानी को कंट्रोल करना चाहता है। जब सारी पानी महाराज के कंट्रोल में आ जाएगी तो महाराज खुद तय करेगा कि इंडिया के किस स्टेट को कितना पानी देना है और कितने पैसों में देना है। अगले सीन में हम लोगों को दो अंडरग्राउंड शख्स को दिखाया जाता है। एक का नाम है विक्टर, दूसरे का नाम है कॉकरोच। इन दोनों को जैसे ही महाराज के प्रोजेक्ट के बारे में मालूम पड़ता है तो यह दोनों किसी भी तरह करके महाराज का प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, क्योंकि महाराज का प्रोजेक्ट इंडिया के लिए खतरा है। कॉकरोच कई दिनों से सरदार की तलाश में होता है, मगर इसे सरदार का कोई आता पता नहीं चलता। कॉकरोच बोलता है कि एक बार सरदार को मालूम पड़ जाए कोड रेड के बारे में, वो खुद ही जहां कहीं भी अंडरग्राउंड होंगे बाहर आ जाएंगे। विक्टर कॉकरोच को बोलता है कि एक आइडिया है, मेरे पास एक शख्स है जो इस आइडिया को सक्सेसफुल कर सकता है। अगले दिन हम लोगों को शालिनी नाम की एक एडवोकेट को दिखाया जाता है। यह अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होती है। विजय इसे कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता है। शालिनी भी विजय को पसंद करती है, मगर इसके काम को देखकर नहीं, क्योंकि विजय हमेशा पब्लिसिटी के पीछे भागते रहता है। अब विजय के पर्सनल लाइफ में नजर डालें तो विजय का इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय इसके एक अंकल के। इसके पिता का नाम था चंद्रा बोस। लोग कहते हैं कि इसके फादर चंद्रा बोस ने देश के साथ गद्दारी की, इसीलिए डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग विजय को गद्दार का बेटा बोलते रहते हैं। विजय यह बातें जिस दिन सुनता उसे उस रात नींद ही नहीं आती। हमेशा अपने बाप को गालियां देते ही रहता है कि गद्दारी मेरे बाप ने की और भुगतना मुझे पड़ रहा है। दूसरी तरफ समीरा नाम की एक लड़की शालिनी के जरिए महाराज राठौड़ की कंपनी पर एक पिटीशन दाखिल करवाती है। उसका कहना होता है कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, गवर्नमेंट को तय करना चाहिए कि किसको कितना पानी देना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए। इस तरह से वह पिटीशन दाखिल करवाती है, लेकिन कोर्ट समीरा की पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। फैसला होने के बाद विक्टर समीरा से कोर्ट के बाहर मुलाकात करता है। एक ट्रेन की टिकट देकर बोलता है कि जिस चीज के लिए तुम लड़ रही हो उसके लिए मैं भी लड़ रहा हूं। तुम इस ट्रेन के टाइम पर स्टेशन पर पहुंच जाना, लेकिन तुम ट्रेन को मिस कर देना। अब अगले दिन समीरा इसी मुद्दे को लेकर धरने पर उतर जाती है। अब इसी धरने में शालिनी भी शामिल होती है। जब इस बारे में विजय को मालूम पड़ता है तो वह अपनी टीम के साथ यहां आता है और इस धरने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धरने करना तो पब्लिक का हक है। शालिनी को यहां देखकर विजय शांत हो जाता है। इसके बाद जब इन सारे लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर आता है तो विजय इन सबको बस में बैठाकर जेल भेज देता है।
जेल से छूटने के बाद शालिनी जब अकेले बस में जा रही होती है, विजय इसके साथ शामिल होता है और बातों के दौरान विजय अपने दुख भरी दास्तां शालिनी को बताता है कि मुझे लोग गद्दार का बेटा बोलते हैं, इसलिए मैं पब्लिसिटी के पीछे भागता हूं, ताकि लोग मुझे जाने, मेरे काम से जाने, मेरे बाप के कामों से नहीं। इस तरह से विजय शालिनी को समझा रहा होता है। इसके बाद विजय जब अपने घर आता है तो एक पुलिस वाला इसे कहता है कि विजय, राजाजी भवन के पास कुछ लोग धरने कर रहे थे ना, उस भवन से एक सीक्रेट फाइल मिसिंग हो गई है। मालूम पड़ा कि वह फाइल रॉ एजेंट की है। उसे चुराना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। जो लोग धरने पर आए हैं उन्हें एक एक करके इंटेरोगेशन किया जा रहा है। जल्दी से तुम मुझे उन सारे लोगों की फाइल दो, मुझे वहां जाना है। अब यह सुनने के बाद विजय इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। विजय यही सोच रहा होता है कि इस केस से मुझे और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, तो राजाजी भवन के पास जो धरना चला उसका फोटोग्राफ चेक करने लगता है। पता चला कि धरने के दौरान कुछ वक्त तक समीरा गायब थी। विजय अब यही सोच रहा होता है कि इसमें समीरा का हाथ हो सकता है, तो वह अब समीरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब इसी दौरान विजय समीरा के घर जाता है तो घर पर समीरा तो मौजूद नहीं होती, उसका बेटा मौजूद होता है टीमी। विजय टीमी से इसके मां समीरा के बारे में पूछने लगता है। टीमी बताता है कि मेरी मां बोलकर गई है कि मैं कल सुबह ही घर आऊंगी। उसी तरह टीमी के हाथ में एक स्मार्ट वॉच भी होता है। इसके बाद भी विजय टीमी को लेकर समीरा को ढूंढने में लग जाता है। समीरा को ढूंढने के दौरान विजय एक डॉक्टर के पास जाता है और इस डॉक्टर से विजय को एक थोड़ा हैरान कर देने वाली बातें मालूम पड़ती है। दरअसल समीरा के बेटे टीमी को एक अजीब सी बीमारी होती है, मतलब कि इसके लंग्स में प्रॉब्लम होता है। ज्यादा से ज्यादा टीमी 5 सालों तक ही जिंदा रह सकता है। टीमी को यह बीमारी प्लास्टिक की बोतल से आई होती है। दरअसल प्लास्टिक की बोतल में ज्यादा दिनों तक पानी रखने की वजह से उस पानी में बीपीए नाम का केमिकल फॉर्म होता है। उस केमिकल की वजह से ही लोगों की बॉडी में यह बीमारी आती है। सबसे बड़ी दुख की बात तो यहाँ यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी तक। अब यह सच्चाई जानने के बाद समीरा उन वाटर कंपनियों से लड़ने लगती है, लेकिन इसमें समीरा की कोई मदद नहीं कर रहा होता। अब यह सच्चाई जानकर विजय की तो होश ही उड़ जाते हैं। विजय सोच लेता है कि समीरा इनोसेंट है। थोड़ी देर के बाद विजय और टीमी को यह खबर मिलती है कि समीरा की डेथ बॉडी समुद्र के किनारे पाई गई है। अपनी मां की लाश को देखकर टीमी बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। इसके बाद पुलिस वाले मीडिया को यह बता रहे होते हैं कि समीरा एक बहुत बड़ी चोर है। उसने एक फाइल को चुराया और पैसों के लिए उसने उस फाइल को बेच दी। उसी तरह मीडिया वाले टीमी की भी फोटो खींच रहे होते हैं। विजय टीमी को बचाने लगता है इन मीडिया वालों से, और उसी तरह विजय को अपना बचपन याद आता है कि बचपन में विजय के साथ भी ऐसा ही वाकया सामने आया और अब टीमी के साथ ऐसा हो रहा है। समीरा जाने से पहले टीमी के लिए एक लेटर छोड़कर गई होती है। बोली होती है कि तुम ये लेटर सांता क्लॉज को पोस्ट कर देना। तो विजय टीमी की बात मानकर इस लेटर को पोस्ट कर देता है। तभी कुछ पुलिस वाले आकर टीमी को ले जाने लगते हैं इंटरोगेशन करने के लिए। इसके बाद यह खबर इंटरनेशनल बन जाती है कि विजय ने इस केस को सॉल्व किया। लेकिन विजय को इस बार इतना सारा पब्लिसिटी मिलने के बावजूद भी यह खुश नहीं होता। इसे अंदर से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि विजय सच्चाई जानता है कि समीरा इनोसेंट है और पुलिस वाले जो दिखा रहे हैं वह सच नहीं है। विजय इस केस की गहराई से जानने के लिए अपने अंकल के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। समीरा का ऑटोप्सी देखने पर मालूम पड़ता है कि समीरा के लंग्स के अंदर बहुत सारा प्योर पानी मौजूद था। हालांकि समीरा की लाश समुद्र के किनारे पाई गई। इसका मतलब यह है कि समीरा को किसी ने वाटर टैंक में डूबा कर मार दिया होगा। इस तरह से विजय और उसका अंकल काफी सारे जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो फाइनली विजय उस जगह को पहचान लेता है जहां पर समीरा को लाया गया था, क्योंकि इस जगह पर समीरा का ईयररिंग मिला होता है। यहाँ के लोगों से पूछताछ करने पर विजय को मालूम पड़ता है कि कल रात कुछ लोग समीरा को किडनैप करके यहाँ लाए थे और समीरा को पानी में डूबाकर टॉर्चर करते हुए उससे सरदार नाम के शख्स के बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद विजय समीरा की लैपटॉप को हासिल करके उसे अच्छे से चेक करता है। तो इस लैपटॉप के अंदर समीरा कुछ वीडियो क्लिप को बनाई होती है। तो मालूम पड़ता है कि समीरा महाराज राठौड़ नाम के शख्स के एक कंपनी के खिलाफ केस लड़ रही थी, जो महाराज वन इंडिया वन पाइपलाइन के नाम से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे सच्चाई कुछ और ही होता है। इस तरह से समीरा समझा रही होती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में किस तरह से पानी की कमी आएगी। कुछ सालों पहले ऐसा दूसरे देशों में हुआ था, अब ऐसा ही ठीक यहां होने वाला है, मतलब कि पानी का सौदा होने वाला है। इसके बाद शालिनी समीरा के घर जाकर विजय को यहां बुलाती है,
जब दोनों समीरा के घर की तलाशी लेते हैं तो यहाँ बहुत सारे ट्रेन की टिकटें मिलते हैं, लेकिन समीरा ने किसी भी ट्रेन में सफर नहीं किया। अब अगले सीन में हम लोगों को इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर सरदार को दिखाया जाता है, जो बांग्लादेश के फ्रीजर में कैद होता है। दरअसल सरदार इस बांग्लादेश के जेल में जानबूझकर कैद हुआ होता है। बहुत सालों से सरदार यहाँ किसी मैसेज का इंतजार में है। इसे यहाँ से भागने का मौका भी मिला तो सरदार इस जेल से भागा नहीं। इधर विजय और शालिनी उस ट्रेन की टिकट को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच किसी शख्स का इंतजार कर रहा होता है। विजय कॉकरोच को देख लेता है, इसे इस पर शक होता है। विजय जब कॉकरोच को पकड़ने ही वाला होता है, एक एसेसियन कॉकरोच को ट्रेन के नीचे धक्का देकर इसे जान से खत्म कर देता है, लेकिन विजय को कॉकरोच का बैग मिल जाता है। इधर सरदार के लिए एक रेड लेटर आता है, उसके ऊपर कुछ कोड वगैरह होता है। इस लेटर के अंदर लाफिंग बुद्धा होता है। बांग्लादेश की पुलिस इस लेटर को देखकर समझ जाती है कि यह लेटर कोई मामूली लेटर नहीं है। इस लेटर में एक कोड है। वह तुरंत इंडियन एम्बेसी के पास कॉल करके इसके बारे में बताने लगते हैं। स्पाई एजेंट चंद्रा मोहन कहने लगता है कि सरदार को हमारे हवाले कर दो। अब इसी दौरान इस खबर के बारे में महाराज को मालूम पड़ती है तो महाराज शॉक्ड हो जाता है कि सरदार अभी भी जिंदा है। महाराज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास कॉल करके बांग्लादेश वालों को यह बताने के लिए बोलता है कि सरदार को आप लोग मार दो। अब यह जानने के बाद बांग्लादेश की पुलिस सरदार को मारने की तैयारी करती है। पहले सरदार को जेल से बाहर लाती है। यहीं पर एक पुलिस वाली अपने सुपीरियर को बोलती है कि सर मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरदार को हमारे हवाले कर दो, वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरदार को जान से खत्म करो। एक बार हम लोग यह रेड लेटर सरदार को दिखाते हैं, मगर इसका सुपीरियर इसके लिए नहीं मानता। मगर इसके बावजूद भी वो पुलिस वाली मौका देखकर सरदार को वो लेटर दिखा देती है। इसके बाद पुलिस वाले जब सरदार को मारने की कोशिश करते हैं तो सरदार खुद अकेले ही इन सारे पुलिस वालों को जान से खत्म करके यहां से निकल जाता है। इधर विजय कॉकरोच के सीक्रेट पैलेस पर पहुंच जाता है। उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। तभी वो एसेसियन यहां पहुंचकर विजय को मारने की कोशिश करता है। यहां पर विजय और इस शख्स के बीच तगड़ी फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान वह एसेसियन इस रूम में आग लगा देता है, लेकिन विजय बहुत ही मुश्किल से यहां से एक फाइल हासिल कर लेता है। इस फाइल में सरदार के बारे में लिखा होता है और यहां पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि सरदार कोई और नहीं विजय का फादर है, चंद्रा बोस। इसके बाद कहानी 1983 में शिफ्ट होती है। एक दिन इंडियन आर्मी को खबर मिलती है कि एक नदी में जहर मिला हुआ है और वह नदी पाकिस्तान से आती है, तो पाकिस्तान की प्लानिंग जानने के लिए इंडियन आर्मी तो डायरेक्ट नहीं जा सकती। उस समय महाराज रॉ का चीफ होता है, बोलता है कि यह काम मेरा स्पाई सरदार करेगा। अब सरदार के बारे में बात करें तो सरदार ऊपर से तो वैसे नाटक वगैरह करता है, मगर अंदर से यह इंडियन स्पाई होता है। दरअसल सरदार का रियल नाम होता है चंद्रा बोस। सरदार एक स्पाई है, खुद इसके घर वालों को नहीं मालूम। इसके घर वालों तो इसे नाकामा बोलते रहते हैं, कोई काम धाम करने के लिए बोलते रहते हैं। अब महाराज सरदार को यह मिशन सौंपता है, मतलब कि सरदार का काम है पाकिस्तान जाकर उनकी प्लानिंग के बारे में पता करना। अगले दिन सरदार पाकिस्तान जाकर एक जनरल के बॉक्स से एक लेटर चुरा लेता है। अब इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद सरदार यही बात विक्टर और महाराज को बताता है कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी हाथ मिलाया हुआ है। मैं वहां पर चाइना की भी फाइल को देखा, मतलब कि चाइना पाकिस्तान के कंधे पर गन रखकर बहुत बड़ा निशाना लगाने वाली है, और वो भी पानी को लेकर। इस तरह सरदार उसे लेटर में लाफिंग बुद्धा का भी नाम देखा है। तो महाराज बोलता है कि तुम लाफिंग बुद्धा के बारे में पता करो। इसके बाद सरदार हिमाचल प्रदेश जाता है। वहां पर कॉकरोच मौजूद होता है जो चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल किया होता है। कुछ दिनों पहले कॉकरोच ने चाइना में घुसकर एक प्लान को चुरा लिया। जब वह इस प्लान को वह इंडिया में मैच किया तो उसे मालूम पड़ा कि चाइना इंडिया में एक पाइपलाइन को बनाना चाहती है, वाटर पाइपलाइन, और इस प्रोजेक्ट का नाम है वन इंडिया वन पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना इंडिया की पानी को कंट्रोल करना चाहता है, और उसी तरह हमारे इतिहास में लिखा गया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर ही होने वाला है। सरदार की इंदिरा नाम की एक कजिन होती है। उसे मालूम पड़ जाती है कि सरदार एक स्पाई है, इसीलिए सरदार जानबूझकर इंदिरा से शादी नहीं कर रहा होता, क्योंकि सरदार को मालूम होता है कि मेरी जान की कोई गारंटी नहीं। इंदिरा सरदार दोनों के बीच बहस होने के बाद फाइनली सरदार इंदिरा से शादी कर लेता है। कुछ दिनों के बाद इन दोनों का एक बच्चा होता है, वही विजय। इसी दौरान सरदार यह पता करने में लगा होता है कि लाफिंग बुद्धा है कौन, जो इंडिया में रहकर चाइना को इंफॉर्मेशन दे रहा है। पता करने के बाद मालूम पड़ता है कि वह गद्दार कोई और नहीं, पीके इब्राहिम होता है,
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। पीके अब्राहिम महाराज से मुलाकात करके इसे पैसों की लालच देकर कहता है कि तुम अपना स्पाई सरदार को बोलो कि अपना इन्वेस्टिगेशन यहीं पर बंद करें। इसके बाद एक दिन सरदार महाराज के पास कॉल करके यही बात बताता है कि सर, मैंने उस गद्दार को पहचान लिया, वो कोई और नहीं अब्राहिम है। सरदार बताता है कि अब्राहम हमारे इंडिया में करोड़ों का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। यह सुनकर तो महाराज के अंदर और भी ज्यादा लालच आ जाती है। सरदार को बोलता है कि तुम किसी भी तरह करके अब्राहिम को मार दो, यह बातें हम दोनों के बीच रहना चाहिए। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम बाहर मत आना। सरदार एक तगड़ी प्लानिंग करके पीके अब्राहिम को किडनैप कर लेता है, समुद्र के किनारे लाकर उसे जान से खत्म कर देता है और जानबूझकर बांग्लादेश के पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और उनके हवाले चला जाता है और अंडरग्राउंड होकर अपने अगले मिशन का इंतजार करते रहता है। इधर इंडिया में महाराज अपना यह स्टेटमेंट देता है कि सरदार एक देशद्रोही है, उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को खत्म कर दिया। अब यह सच्चाई जानने के बाद सरदार की फैमिली अपनी जिल्लत की जिंदगी ना जीते हुए पूरी की पूरी फैमिली खुद को खत्म कर लेती है, शिवाय एक शख्स विजय के। इसके बाद महाराज अपने पद से रिजाइन देकर चाइना से हाथ मिलाकर अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करता है। अब प्रेजेंट टाइम पर सरदार बांग्लादेश के जेल से बाहर आने के बाद एक सीक्रेट पैलेस पर आता है। यह जगह सिर्फ स्पाई लोगों को ही मालूम होता है। यहां पर मौजूद न्यूज के टुकड़ों को पढ़ने के बाद सरदार को मालूम पड़ता है कि महाराज ने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे 32 साल ऐसे ही बर्बाद हुए। दोबारा से सरदार मिशन पर निकल जाता है और इधर विजय अपने फादर की सच्चाई जानकर रोने लगता है। अब विजय सोच लेता है कि मैं किसी भी तरह करके अपने फादर की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा, मैं बेगुनाह साबित करके रहूंगा। यहां पर एक और बात यह है कि जो कोई भी स्पाई अपने मिशन पर काम करता है, उस मिशन का एक कॉपी दूसरी सीक्रेट प्लेस पर छुपा कर रखता है। तो यह सारी बातें विजय को मालूम पड़ती है उस फाइल के जरिए। इधर महाराज को मालूम पड़ जाती है कि सरदार वहां से बच निकला और चंद्रा मोहन के पास आकर उसे यह पहचान करने के लिए बोलता है कि आखिर उसके पास लेटर भेजा किसने। इधर विजय अपने फादर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो इसके ही अंकल इसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी वह विजय को हेडक्वार्टर भेज देते हैं इंक्वायरी के लिए। इधर विक्टर के पास वो एसेसियन आकर इसे मारने की कोशिश करता है। अब विक्टर के घर में टीमी मौजूद होता है क्योंकि विक्टर ऑलरेडी समीरा को जानता था। समीरा ने टीमी को बोला था कि तुम विक्टर के पास चले जाना, लेकिन तभी सरदार विक्टर के घर जाकर उस एसेसियन को मार देता है। इसके बाद सरदार टीमी के साथ हेडक्वार्टर जाता है अपने सबूतों को हासिल करने के लिए, क्योंकि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस हेडक्वार्टर में मौजूद है। तो यहां पर हम लोगों को एक तगड़ी फाइट सीन को दिखाया जाता है और इस फाइट के लास्ट में फाइनली सरदार अपने मिशन की उस कॉपी को हासिल कर लेता है, जो ये साबित कर सकता है कि सरदार गद्दार नहीं है। अब इसी हेडक्वार्टर में महाराज तो पहले से ही होता है, तो वह सरदार को कैद करके उसे कुछ सच्चाई बताने लगता है। सरदार की फैमिली ने खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि महाराज के लोगों ने सरदार के घर जाकर उसके पूरे फैमिली को खत्म किया। अब यहीं पर विजय भी होता है, तो यह सारी बातें सुनकर विजय भी बहुत दुखी होता है। इसके बाद सरदार किसी भी तरह करके एक बहुत बड़े ट्रक को यहां से ले जाने लगता है। सारे लोग यही समझ रहे होते हैं कि उस ट्रक में प्लेटिनियम मौजूद है, लेकिन सच क्या है वह तो महाराज को ही मालूम है, क्योंकि उस ट्रक में सोडियम मौजूद होता है। सोडियम वाटर जैसे ही एक दूसरे से मिलेंगे तो रिएक्शन करके एक बहुत बड़ा धमाका होगा। सरदार महाराज की उस पाइपलाइन को ब्लास्ट करने के लिए इस ट्रक को यहां से ले जा रहा होता है। यहां पर हम लोगों को एक लंबी फाइट सीन को दिखाया जाता है। फाइनली फाइट के लास्ट में सरदार ट्रक को लेकर उस पाइपलाइन के पास सोडियम को गिरा देता है, जिससे सारे पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी के साथ महाराज का भी मौत हो जाती है। इसके बाद विजय अपने फादर को बोलता है कि आप मेरे साथ चले आइए, दुनिया के सामने साबित करूंगा कि आप बेगुनाह हैं, आप गद्दार नहीं हैं। लेकिन सरदार इसके लिए मना करता है, बोलता है कि पब्लिक ने हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया। अगर लोगों के सामने यह सच्चाई आ गई कि महाराज एक देशद्रोही है तो पब्लिक को गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाएगा। बेटा, मैं इतने सालों से अनजान था, अनजान ही रहने दो, दुनिया को यही समझने दो कि मैं गद्दार हूं। इस तरह से वह इतना बोलकर यहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि विजय को सस्पेंड कर दिया गया। चंद्रा मोहन जो चीफ होता है वह विजय को एक सीक्रेट स्पाई बना देता है और विजय को एक मिशन पर भेजता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।